नमस्कार, निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीके यादव। इस चैनल के माध्यम से आपसे राजनीति विज्ञान पर चर्चा होती रहती है। ये जो क्लासें हैं ये नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और अन्य पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जामों के लिए विशेष उपयोगी रहेंगी। आज की क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन व उत्थान को लेकर चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन व उत्थान से संबंधित एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, तो अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें, इसके बाद में ये क्लास देखना, ताकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उत्थान को लेकर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछने का, तो उस ट्रेंड को फॉलो हम करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सरल तरीके से और पूरा कंटेंट शामिल करते हुए ये टॉपिक मैं आपको समझाऊँ। तो कुछ बातें हमारी पहले हो चुकी हैं और आज की क्लास में उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की इस क्लास में राजनीतिक सिद्धांत के पतन व उत्थान को लेकर सारी बातें कंप्लीट कर देंगे। हाँ, आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इससे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई जो भी मेरी क्लास आए उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डाउनलोड नाउ निर्माण क्लासेज ऐप, तो ये निर्माण क्लासेज ऐप है मेरा, जिस पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चल रहा है। ये लाइव कोर्स है, यानी इसमें पर डे लाइव क्लास होती हैं और फिर उसके बाद में रिकॉर्डेड के रूप में वो सेव हो जाती हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। तो लाइव क्लास है, इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, PDF ई नोट्स हैं, और इसके अलावा प्रत्येक वीक टेस्ट होता है, यानी वीकली टेस्ट है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मॉडल पेपर चलेंगे जो RPSC के पैटर्न पर आधारित होंगे। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। और अभी इस कोर्स की हम बात करें तो 3000 फीस चल रही है, और ये भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। 1500 अभी जिस वक्त आपको लेना है उस समय पे कर सकते हैं, और उसके 1 मंथ बाद आप 1500 पे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का भी इसमें ऑप्शन है। और स्कूल लेक्चरर की उससे संबंधित पॉलिटिकल साइंस में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जिनके बनने की संभावना है, उन सब को मैंने इस बार शामिल किया है। काफ़ी विस्तार से चर्चा हम ऐप पर कर रहे हैं, हर बात को वहाँ क्लियर करते जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो जुड़ना चाहता है, तो वो निर्माण क्लासेज ऐप डाउनलोड करके और इस कोर्स को बाय कर सकता है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम हमारी क्लास पर आते हैं, चर्चा करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन व उत्थान के दूसरे भाग पर। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। तो हमारी चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत का पतन व उत्थान को लेकर। लक्ष्मी मीना जी गुड इवनिंग, दिलीप जी नमस्ते। तो हमारी चर्चा चल रही थी राजनीति सिद्धांत का पतन व उत्थान। तो कल हमने इस पर शुरुआत की थी और कल हमने शुरुआत में बताया कि 1950 में परंपरावादियों और दूसरी तरफ व्यवहारवादी, इन दोनों में विवाद चलता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत का पतन हो गया है, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण की कोई प्रासंगिकता वर्तमान में नहीं है। वहीं परंपरावादी इसके विपरीत तर्क देते हैं और परंपरावादी कहते हैं कि नहीं, आज भी राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता है, यानी मूल्यों की आवश्यकता है, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है। और ये विवाद चला 1950 में। तो एक तरफ परंपरावादी जो अधिकांश ब्रिटेन के विचारक थे
दूसरी तरफ व्यवहारवादी थे जो अधिकांश अमेरिका के विचारक थे। और लगभग 1969 तक ये विवाद चलता है, यानी उत्तर व्यवहारवाद के शुरुआत तक ये विवाद चलता है। जैसे उत्तर व्यवहारवाद आया और ये विवाद समाप्त हो गया, यानी ये कमजोर हो गया। तो कल हमने लास्ट में चर्चा की थी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बताने वाले विचारकों पर। तो 4 विचारकों की हमने बात की थी कि 4 विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के कारण बताते हैं। तो उसमें डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबान, दांते जर्मेनो और सिमोर लिपसेट। तो डेविड ईस्टन पर तो कल चर्चा हो गई थी। हम चर्चा कर रहे थे पतन के कारण बताने वाले विचारक। पतन के कारक बताने वाले विचारक, 4 विचारकों की मैंने बात की कि हम इसमें 4 विचारकों पर चर्चा करेंगे। डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबान और दांते जर्मेनो और चौथा सिमोर लिपसेट। सिमोर लिपसेट 4 विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण बताते हैं। तो इसमें से कल चर्चा हमारे डेविड ईस्टन पर हो गई। डेविड ईस्टन पतन के विवाद के प्रतिपादक, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विवाद के प्रतिपादक की हम बात करें तो प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन। और इनका 1951 में एक लेख आया, द डिक्लाइन। 1951 में इनका एक लेख आता है, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये लेख आता है 1951 में। और इसी लेख में इन्होंने पतन पर चर्चा की और यहीं से राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विवाद शुरू हो गया। तो डेविड ईस्टन पर कल हमारी चर्चा हो गई। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चर्चा करते हैं पहले अल्फ्रेड कोबान की करते हैं कि अल्फ्रेड कोबान ने क्या कारण बताया राजनीतिक सिद्धांत के पतन का। फिर उसके बाद जर्मेनो की कर लेंगे, फिर हम सिमोर लिपसेट की कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अल्फ्रेड कोबान ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या क्या कारण बताए। तो दूसरा विचारक, एक पहला डेविड ईस्टन कल हो ही गया, अल्फ्रेड कोबान। बात है 1953 की और 1953 में अल्फ्रेड कोबान का एक लेख प्रकाशित होता है जिसका नाम है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एक है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे मॉडर्न शब्द जुड़ गया तो डेविड ईस्टन से रिलेटेड हो जाएगी। और दूसरी है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है किसका लेख है, अल्फ्रेड कोबान का। तो 1953 में अल्फ्रेड कोबान का लेख प्रकाशित होता है, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये जो लेख था इनका, ये पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल में प्रकाशित हुआ था। पॉलिटिकल, अमेरिका से ये जर्नल प्रकाशित होता था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल। इस जर्नल में ये लेख प्रकाशित होता है 1953 में। और इस लेख में लिखते हैं कि समकालीन राजनीति में या समकालीन समय में पूंजीवादी प्रणाली और साम्यवादी प्रणाली दोनों में ही राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो इस लेख में अल्फ्रेड कोबान ने लिखा कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणाली में
न तो पूंजीवादी प्रणाली में और न ही साम्यवादी प्रणाली में, न ही साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, समकालीन समाज न तो पूंजीवादी प्रणाली में न ही साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता है, सिद्धांत की प्रासंगिकता है। चाहे तो पूंजीवादी प्रणाली जिसका समर्थक यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरी तरफ साम्यवादी प्रणाली जिसका प्रमुख था यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। तो दोनों ही प्रणालियों में समकालीन समाज में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं है। ये लिखा अल्फ्रेड कोबान ने अपने लेख किसमें, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। और द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनका लेख कब आया, 1953 में आया। ठीक है, तो लेख में लिखा, आगे बात करें। इसमें इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के जो कारण हैं, एक तो खुद राजनीतिक सिद्धांत की आंतरिक क्षमता है और दूसरा कारण इसका है राज्य का बाह्य वातावरण। इसने कहा कि पतन है हुआ है राजनीतिक सिद्धांत का, ये एक तो राजनीतिक सिद्धांत की बाह्य आंतरिक क्षमता की वजह से हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत की आंतरिक क्षमता की वजह से हुआ है, और दूसरा जो पतन का कारण है वो है राज्य का बाह्य वातावरण, राज्य का बाह्य वातावरण। एक तो राजनीतिक सिद्धांतों की आंतरिक क्षमता है जो मूल्यों पर ज्यादा बल देती है, तथ्यों पर बल नहीं दे रही है, इस कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। दूसरा, राज्य का जो बाह्य वातावरण है, यानी जो राज्य की शासन प्रणाली है, उसमें बदलाव आया है, जिसकी वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। इसी के संबंध में इनका एक कथन भी है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संबंध में, कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में पीटर शासित रूस में, सीजर शासित रोमन में, सीजर शासित रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांत के पनपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजनीतिक सिद्धांत के पनपने की उम्मीद नहीं की जा सकती, की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में, पीटर शासित रूस में, सीजर शासित रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांत के पनपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी ये कहता है कि चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हो, या फिर पीटर का रूस हो, या सीजर का रोम हो, यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये बंद समाज है, यहाँ व्यक्ति को तार्किक बहस करने की स्वतंत्रता नहीं है, और राजनीतिक सिद्धांत के लिए तो तार्किक बहस की आवश्यकता होती है। इस कारण यहाँ राजनीतिक सिद्धांत नहीं पनप सकते हैं। तो इन्होंने का जो लेख था, इस लेख में कुछ कारण बताए हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के। उन कारणों पर चर्चा कर लें हम कि कौन कौन से कारण बताए।
अल्फ्रेड कोबान ने अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में पतन के कुछ कारण बताए हैं। पतन के कारण, तो पहला बताया कि जो पूंजीवादी प्रणाली है इसमें पतन के क्या कारण हैं। फिर साम्यवादी प्रणाली में भी पतन के कारण बताए, जैसे उनका पहला कोटेशन हमने लिखा था कि वर्तमान में ना तो पूंजीवादी प्रणाली में और ना ही साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता है। तो क्यों नहीं है इसके संबंध में बताया कि पूंजीवादी प्रणाली में क्यों नहीं है, पूंजीवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्यों नहीं है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो पूंजीवादी प्रणाली है यहां उदार लोकतंत्र पाया जाता है। उदार लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था है पूंजीवादी प्रणाली, और इस उदार लोकतंत्र में एक विस्तृत अधिकारी तंत्र पाया जाता है। विस्तृत अधिकारी तंत्र पाया जाता है, या जिसको हम नौकरशाह कहते हैं, नौकरशाह। और इसी के साथ साथ इसमें एक विशाल सैनिक तंत्र पाया जाता है, विशाल सैनिक तंत्र पाया जाता है। तो इन तीन कारणों की वजह से, उदार लोकतंत्र की वजह से, विस्तृत अधिकारी तंत्र या नौकरशाही की वजह से, नौकरशाही की वजह से, ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं हम इसको, और विशाल सैनिक तंत्र की वजह से पूंजीवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं है। क्यों नहीं है कि उदार लोकतंत्र पर आधारित है, लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं तो कोई भी लोकतांत्रिक सिद्धांतकार विद्यमान ही नहीं है। वर्तमान में कोई भी लोकतांत्रिक सिद्धांतकार विद्यमान नहीं है, यानी आधारित तो किस पर है, उदार लोकतंत्र पर, लेकिन यहाँ वर्तमान में कोई सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतकार ही नहीं है। तो फिर राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता तो तब होती जब कोई वर्तमान में लोकतांत्रिक सिद्धांतकार होता। तो यहाँ राजनीतिक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। दूसरा कारण जो बताया पूंजीवादी प्रणाली में, वो बताया नौकरशाही को। ये जो नौकरशाही है ये लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम पर पूरी जनता पर एक नियंत्रण स्थापित कर देती है। नौकरशाही लोक कल्याण के नाम पर पूरी देश की जनता पर नियंत्रण स्थापित कर देती है, यानी एक बंद समाज का निर्माण ये करती है। बंद समाज का निर्माण करती है जहां स्वतंत्रता नहीं होती है। लोगों को नौकरशाही के अनुसार सुझाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, खुद की स्वतंत्रता यहाँ नहीं होती है। और राजनीतिक सिद्धांत के लिए तो आवश्यकता होती है स्वतंत्रता की, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के पनपने के लिए तार्किक बहस की आवश्यकता होती है किसी भी विषय वस्तु को लेकर। और किसी भी विषय वस्तु पर तार्किक बहस तब होगी जब उस समाज में स्वतंत्रता विद्यमान हो। स्वतंत्रता ही नहीं है तो तार्किक बहस नहीं हो पाएगी। अब ऐसा ही इसमें हुआ कि वैसे तो लोकतंत्र में कहा जाता है कि स्वतंत्रता होती है, लेकिन इस नौकरशाह ने लोक कल्याण के नाम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है लोगों की स्वतंत्रता पर। यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, इस कारण भी यहाँ राजनीतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। थर्ड बताए विशाल सैनिक तंत्र। तो सेना भी नागरिकों पर कब्जा कर लेती है, नियंत्रण स्थापित कर लेती है। विशाल सेना जिसने नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इस कारण भी एक बंद समाज का निर्माण हुआ है, और बंद समाज में राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। तो पूंजीवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत के अप्रासंगिक होने के 3 कारण बताए अल्फ्रेड कोबान ने। उदार लोकतंत्र, विस्तृत अधिकारी तंत्र
और विशाल सैनिक तंत्र। अब हम बात करते हैं कि साम्यवादी प्रणाली में लोकतंत्र के साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ। पहली चर्चा तो हमने की कि पूंजीवादी प्रणाली में लोकतंत्र का पतन क्यों हुआ अल्फ्रेड कोबान के अनुसार। अल्फ्रेड कोबान के अनुसार हम बात करें कि साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण। तो साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण इन्होंने बताया साम्यवादी दल को। बताया कि ये जो साम्यवादी प्रणालियां हैं इसमें एक विशेष प्रकार के साम्यवादी दल और छोटे से गुटतंत्र का वर्चस्व पाया जाता है। इस छोटे से गुटतंत्र ने और साम्यवादी दल ने पूरे समाज पर वर्चस्व स्थापित कर लिया है, पूरे समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो जहां नियंत्रण स्थापित हो गया तो बंद समाज हो गया, और बंद समाज में राजनीतिक सिद्धांत की पनपने की उम्मीद नहीं होती है। तो इस कारण यहां भी राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो पूंजीवादी प्रणाली में इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना साम्यवादी दल व छोटे से गुटतंत्र का वर्चस्व। छोटे से गुटतंत्र का वर्चस्व। गुटतंत्र का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का समूह जिनकी एक जैसी विचारधारा हो, कुछ व्यक्तियों का समूह जिनकी एक जैसी विचारधारा हो। तो इन साम्यवादी प्रणाली में ये जो छोटा सा गुटतंत्र था, इसमें साम्यवादी विचारधारा से संबंधित कुछ व्यक्तियों का गुट था, तो उसी का छोटा सा गुटतंत्र और साम्यवादी दल, इनका वर्चस्व यहाँ स्थापित हो गया है। और वर्चस्व स्थापित होने के कारण साम्यवादी प्रणाली में भी राजनीतिक सिद्धांतों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यहाँ भी राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है यहाँ भी। क्योंकि राजनीतिक के सिद्धांत के लिए तो खुला समाज चाहिए, क्योंकि तार्किक बहस जरूरी है, तभी ही राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हो पाता है। ये तो बंद समाज हो गए। तो दो की हमने बात की, पूंजीवादी प्रणाली की और साम्यवादी प्रणाली की। तो अल्फ्रेड कोबान के अनुसार चाहे तो पूंजीवादी प्रणाली हो या चाहे साम्यवादी प्रणाली हो, दोनों ही कैसे समाज हैं, बंद समाज हैं। दोनों में ही व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए दोनों में ही राजनीतिक सिद्धांत क्या हो गए, अप्रासंगिक हो गए हैं। और क्या कारण इन्होंने बताए, उन पे हम बात करें। तीसरा कारण अल्फ्रेड कोबान ने बताया राज्यों के कार्यों में वृद्धि को। राज्य के कार्यों में वृद्धि। ये कहते हैं जो हेगल और मार्क्स थे, ये तो एक छोटे से क्षेत्र से सरोकार रखते थे, एक छोटे से क्षेत्र से सरोकार रखते थे। जैसे हेगल तो क्षेत्रीय राज्य से सरोकार रखता था, हेगल क्षेत्रीय राज्य से सरोकार रखता था। वही मार्क्स एक सर्वहारा वर्ग से सरोकार रखता था, बाकी से इनका कोई सरोकार नहीं था। यानी एक छोटे से क्षेत्र से, दोनों का ही जो सरोकार था एक छोटे से क्षेत्र से था। लेकिन समकालीन राजनीति की हम बात करें तो समकालीन राजनीति में राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है। समकालीन समय में या समकालीन राजनीति में राज्य के कार्यों में वृद्धि हो चुकी है, राज्य के कार्यों में वृद्धि हो गई है। अब राज्य के कार्य में वृद्धि हो गई है तो इस वर्तमान में जो हेगल और मार्क्स का जो वैचारिक ढांचा था उसके आधार पर तो इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि हेगल और मार्क्स तो एक छोटे से क्षेत्र से संबंधित थे और अब कार्यों में विस्तार हो गया है। यानी अब राजनीति को एक विशाल समुदाय की बात करनी है, विशाल नीतियों का निर्माण करना है, और इन विशाल समुदाय और नीतियों के
लिए हेगल और कार्ल मार्क्स का जो वैचारिक ढांचा था वो पर्याप्त नहीं है, उस ढांचे से इनका विश्लेषण नहीं हो सकता है। इस कारण भी राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। तो थर्ड कारण क्या होता है? राज्य के कार्यों में वृद्धि। और राज्य के कार्यों में वृद्धि के संबंध में हेगल और मार्क्स का उदाहरण इन्होंने दिया कि यह छोटे से क्षेत्र से संबंधित है, अब राज्य का क्षेत्र बढ़ चुका है, इसलिए इनके आधार पर यानी हेगल और मार्क्स के आधार पर अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत क्या हो चुके हैं? अप्रासंगिक हो चुके हैं। संडे को टेस्ट में कौन से टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा? पॉलिटिकल थ्योरी से। टेस्ट संडे को पॉलिटिकल थ्योरी का ही होगा, क्योंकि नया टॉपिक तो हुआ ही नहीं है। अभी हमारी चर्चा पॉलिटिकल थ्योरी पे ही चल रही है, तो पॉलिटिकल थ्योरी से ही आएगा। चौथा कारण जो इन्होंने बताया अल्फ्रेड कोबान ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का, वो बताया तार्किक प्रत्यक्षवाद को। तार्किक प्रत्यक्षवाद को, और तार्किक प्रत्यक्षवाद पर हमारी चर्चा दो तीन बार हो चुकी है। जब हम आधुनिक दृष्टिकोण के उपागम पढ़ रहे थे तब चर्चा की थी। कल भी हमने तार्किक प्रत्यक्षवाद पर चर्चा की थी। ये जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है ये मैक्स वेबर व वियना सर्किल से संबंधित है। वियना एक विश्वविद्यालय है अमेरिका में, और उसी से संबंधित जो विद्वान है उन्हीं को कहा जाता है वियना सर्किल। तो वियना सर्किल में जैसे मैरिट्स सिल्क हो गया, लुडविग विट जेस्टाइन हो गया, एजे एयर हो गया, इन पर चर्चा हमने की थी जब हम तार्किक प्रत्यक्षवाद पढ़ रहे थे। तो इस तार्किक प्रत्यक्षवाद ने किस पर बल दिया है? तथ्यों पर बल दिया है, अनुभववाद पर बल दिया है। तथ्यों और अनुभववाद पर बल दिया है तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने, और इन्होंने मूल्यों को परे कर दिया है, मूल्यों को परे कर दिया है, मूल्यों को दूर कर दिया है। और मूल्य किससे संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत से, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण से रिलेटेड है, या राजनीति के दर्शन से रिलेटेड है मूल्य। और ये जो पतन की चर्चा चल रही है ये भी किससे संबंधित है? राजनीतिक दर्शन से संबंधित है। तो मूल्यों को परे कर दिया है, इसका मतलब इस तार्किक प्रत्यक्षवाद ने भी पतन में अपना योगदान दिया है। तो तथ्यों व अनुभववाद पर बल दिया इस तार्किक प्रत्यक्षवाद ने, मूल्यों को दूर कर दिया, और इसी कारण तार्किक प्रत्यक्षवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा अगला जो कारण इन्होंने बताया वो बताया इतिहासवाद को। अल्फ्रेड कोबान ने जो पांचवा कारण बताया, पांचवा कारण बताया इन्होंने इतिहासवाद को। इतिहासवाद को जिस तरह डेविड स्टर्न ने भी इतिहासवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना था, उसी प्रकार अल्फ्रेड कोबान ने भी इतिहासवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना है। हाँ जी सुमनलता जी, तीनों ही टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक था राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व उपयोगिता, उसके बाद परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, फिर उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद, और अब ये जो टॉपिक चर्चा चल रही है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन व उत्थान, इन चारों ही टॉपिकों को शामिल करके पूछेंगे जो टेस्ट होगा। तो सारे एक बार देख लेना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन अलग करना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक टॉपिक, चारों जो टॉपिक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन करना थोड़ा अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चारों ही को हम साथ पूछेंगे। तो इतिहासवाद को नेक्स्ट कारण बताया कि इतिहासवाद
के कारण राजनीतिक जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक उपागम या इतिहासवाद पर बल देता है। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है वो वर्तमान की चर्चा नहीं करता है, बल्कि एक शताब्दी पूर्व के इतिहास की चर्चा करता है। तो इतिहास की चर्चा करने के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान की समस्याओं को समाधान ये दे ही नहीं पा रहा है, तो ये इनका पतन हो चुका है। और इसी के संबंध में इन्होंने लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास स्वतः एसिस्ट मैकियावलीवाद को जन्म देता है। मैकियावलीवाद को जन्म देता है। स्वतः एसिस्ट मैकियावलीवाद को जन्म देता है। तो राजनीति में इतिहास के प्रयोग को अल्फ्रेड कोबान ने कहा है स्वतः एसिस्ट मैकियावलीवाद। तो शब्दावली ध्यान रखें, यहां से सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहासवाद के प्रयोग को राजनीतिक सिद्धांत में अल्फ्रेड कोबान ने क्या कहा, तो क्या कहा, स्वतः एसिस्ट मैकियावलीवाद। तो ये हो गए अल्फ्रेड कोबान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। तो इसने एक तो इसका लेख याद रखें, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1953 में आया। इसमें कहा कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो चुका है। पूंजीवादी प्रणाली में 3 कारण बताए राजनीतिक सिद्धांत के पतन के, उदार लोकतंत्र, नौकरशाह और सैनिक तंत्र। साम्यवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के 2 कारण बताए, साम्यवादी दल और छोटे से गुटतंत्र का वर्चस्व। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण इन्होंने तार्किक प्रत्यक्षवाद को माना। तार्किक प्रत्यक्षवाद के साथ साथ इतिहासवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण इन्होंने माना है। साथ ही राज्य के कार्यों में वृद्धि को भी इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना है। तो ये हो गया अल्फ्रेड कोबान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। अब हम बात करते हैं दांते जर्मेनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। दांते जर्मेनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। तो दांते जर्मेनो की एक पुस्तक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवेल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवेल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में इस कृति का प्रकाशन हुआ था। हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में है कि राजनीतिक बियॉन्ड आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से दूर राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान। हिंदी में इसकी हम बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा विचारधारा से दूर राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान। विचारधारा से दूर राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान। तो इस पुस्तक में इसने पतन के कारण बताए, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारण बताए, और पतन के कारण बताने के बाद कहा
कि ये जो आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। तो पतन के कारण बताए और पतन के कारण बताने के बाद इन्होंने पुनरुत्थान पर भी बल दिया। राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान पर बल दिया। तो दांते जर्मेनो ने पहले तो पतन के कारण बताए। पहले तो कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, कुछ कारण बताए। फिर कहा कि राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की आवश्यकता है और कुछ कारण बताए कि क्यों आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी पतन के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम दांते जर्मेनो के अनुसार पहले पतन के कारण देख लेते हैं। जब फिर पुनरुत्थान की बात करेंगे तब पुनरुत्थान के कारण देख लेंगे कि पुनरुत्थान का समर्थन इन्होंने क्यों किया। तो पहले हम देख लेते हैं पतन के कारण। तो एक तो ये पुस्तक याद रखें आप, बियॉन्ड आइडियालॉजी द रिवियल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, विचारधारा से दूर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। और दूसरी बात यह ध्यान रखें कि इन्होंने पहले पतन के कारण बताए और फिर पुनरुत्थान का भी समर्थन किया। तो पहला पतन का कारण भी बताया और पतन से संबंधित भी हो जाएगा ये, और पुनरुत्थान से संबंधित भी हो जाएगा। दोनों ही जगह आएगा दांते जर्मेनो। तो पहले बात करते हैं कि उन्होंने पतन के क्या कारण बताए, उस पर बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेंगे बाद में पुनरुत्थान की। तो दांते जर्मेनो ने अपनी पुस्तक में पतन के दो कारण बताए। दो कारण बताए। एक कारण तो बताया प्रत्यक्षवाद को, और दूसरा कारण इन्होंने बताया विचारधारा की प्राधान्यता को, विचारधारा का प्राधान्य। तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के दो कारण बताए दांते जर्मेनो ने। एक कारण बताया प्रत्यक्षवाद को और दूसरा कारण इन्होंने बताया विचारधारा का प्राधान्य, विचारधारा को। प्रत्यक्षवाद पर तो हमारी चर्चा 2-3 बार हो चुकी है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद से संबंधित कौन है। ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे प्रत्यक्षवाद के जनक हैं। प्रत्यक्षवाद ने तथ्यों पर बल दिया, तथ्यों पर बल दिया और मूल्यों को दूर कर दिया, मूल्यों को दूर कर दिया। और राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित क्या है, मूल्य हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत से मूल्यों को दूर किया प्रत्यक्षवाद ने। इस कारण प्रत्यक्षवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन में अपनी भूमिका निभाई, पतन को बढ़ावा दिया प्रत्यक्षवाद ने। अब हम बात करते हैं विचारधारा के प्राधान्य की। पहली बात करें कि विचारधारा के प्राधान्य से संबंधित इनका जो सिद्धांत है, जो कारण इन्होंने दिया वो दिया विचारधारात्मक अवसानवाद। विचारधारात्मक अवसानवाद, या इसको वैचारिक अपचयनवाद भी कहते हैं। अपचयनवाद, वैचारिक अपचयनवाद, या इसको वैचारिक हिरास्यवाद या विचारधारा हिरास्यवाद भी कहते हैं। तो विचारधारात्मक अवसानवाद मिले, विचारधारात्मक अपचयनवाद मिले, विचारधारात्मक हिरास्यवाद मिले, या विचारधारात्मक अवसानवाद मिले, या फिर वैचारिक अवसानवाद मिले, वैचारिक अपचयनवाद मिले, वैचारिक हिरास्यवाद मिले। तो एक ही बात है कि विचारधारा ने राजनीतिक सिद्धांतों का पतन किया है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि विचारधारा अवसानवाद यानी विचारधारा ने राजनीतिक सिद्धांतों का पतन किया है, और इसके लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है विचारधारात्मक अवसानवाद, वैचारिक अवसानवाद या वैचारिक हिरास्यवाद। ये शब्दावली ध्यान रखें, सीधी शब्दावली पूछी जा सकती है कि विचारधारात्मक अवसानवाद किससे संबंधित है। तो विचारधारात्मक अवसानवाद राजनीतिक सिद्धांतों के पतन से संबंधित है, और दांते जर्मेनो ने यह शब्द दिया था।
तो विचार धारा का कारण बताया इन्होंने और इसके संबंध में विचारधारा अपचयनवाद शब्द दिया। इन्होंने कहा कि जो विचारधारा है एक निश्चित समूह के विचारों का निर्माण करती है और एक निश्चित समूह के विचारों का निर्माण कर देती है और नागरिकों को या सिद्धांतकारों को उसी विचारधारा के अनुसार चलना पड़ता है। उस विचारधारा को लांघ कर नए सिद्धांतों का निर्माण करना संभव नहीं होता है, क्योंकि विचारधारा ने तो एक निश्चित विचारों का समूह दे दिया। जैसे हम बात करें मार्क्सवाद की, तो मार्क्सवाद एक ही बात करता है कि वर्गों में संघर्ष और अंत में साम्यवाद की स्थापना। 5 युगों की बात की, 5 युगों में वर्ग संघर्ष की बात की और अंत में साम्यवाद की स्थापना की बात की। तो अब जो भी सिद्धांतकार होगा वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अलावा वह नहीं जा पाएगा, इसको लांघ कर किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाएगा। जब नए सिद्धांत का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल उसी विचारधारा पर चलना पड़ रहा है, तो फिर राजनीतिक सिद्धांतों की कोई उपयोगिता नहीं है, राजनीतिक सिद्धांतों का कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। इसके संबंध में कहा कि विचारधारा क्या है, तो विचारधारा एक निश्चित समूह के विचारों का निर्माण करती है। विचारधारा एक निश्चित समूह के विचारों का निर्माण करती है और इसको लांघ कर इस विचारधारा को या विचारधारा के समूह विचारधारा को या विचारों के निश्चित समूह को लांघ कर नए सिद्धांत का निर्माण करना संभव नहीं है। तो नए सिद्धांतों का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो इसी कारण राजनीतिक सिद्धांतों की समकाल में कोई प्रासंगिकता नहीं है, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। अब विचारधारा में भी ऐसे दांते जर्मेनो ने 3 व्यक्तियों को या 3 विचारकों को दोषी ठहराया है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए। तो विचारधारा से संबंधित 3 विचारकों को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दोषी ठहराया है दांते जर्मेनो ने। और ये 3 विचारक कौन कौन से हैं उसकी हम बात करें तो 3 विचारकों को दोषी ठहराया है राजनीतिक सिद्धांत के पतन का, और ये 3 विचारक हैं। एक है देसुडेट्रेसी, दूसरा विचारक ऑगस्ट कामटे और तीसरा विचारक बताया कार्ल मार्क्स को। देसुडेट्रेसी, ऑगस्ट कामटे और कार्ल मार्क्स, इन 3 विचारकों को विचारधारा के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का दोषी ठहराया है दांते जर्मेनो ने। एक एक पर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं देसुडेट्रेसी पर। देसुडेट्रेसी हैं, ये फ्रांस के विचारक हैं, फ्रांस के विचारक हैं, फ्रांस के विचारक हैं, फ्रेंच या फ्रांस के विचारक हैं। ये डेट से संबंधित अश्वनी जी बुक्स में उल्टा सुल्टा लिखा मिल जाता है, बाकी मैंने जहां से पढ़ा है वहां मैंने 1801 ही पढ़ा है। अब आपने कहां से 1797 में किसी बुक से पढ़ लिया होगा, तो डेट्स में हो जाता है उल्टा सुल्टे। बुक्स हैं, एक बुक कुछ लिख देती है, दूसरी बुक कुछ लिख देती है, तो डेट का ज्यादा इश्यू ना लें। डेट से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। हाँ, 1801 ही है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपने किसी बुक से पढ़ा है तो वो आप वो भी देख लें। बाकी डेट से संबंधित आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, डेट से संबंधित क्वेश्चन
आते भी नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि विचारधारा शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। और फिर यदि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है जिसमें डेट्स पूछी जाती है और जो कंफ्यूज वाला होता है, उल्टा सुल्टा लिखा होता है, तो उसमें नज़दीक की डेट नहीं होती है, उसमें 1800 लिख देंगे, 1801 लिख देंगे, 1700 क्या बता रहे हैं आप, 1797 ये लिख देंगे, बाकी इसके आसपास फिर वो डेट नहीं होगी, इससे काफ़ी अंतर होगा। तो फ्रेंच के विचारक हैं और इनकी एक पुस्तक आई 1801 में जिसका एलिमेंट्स ऑफ आइडियालॉजी, एलिमेंट्स ऑफ आइडियालॉजी, ये इनकी पुस्तक आती है 1801 में। और इसी पुस्तक में इन्होंने विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और बाकी मैं देख लूंगा इसको 1801 और 1797 जो आप बता रहे हो, तो जो भी होगा मैं उसका अगली क्लास में और बात कर लेंगे इस पे। तो 1801 में एलिमेंट्स ऑफ आइडियालॉजी में इन्होंने सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग किया। और विचारधारा को इन्होंने कहा विचारों का विज्ञान, विचारों का विज्ञान। विचारधारा को देशुदे ट्रेसी ने विचारों का विज्ञान कहा। यानी इन्होंने कहा कि ये जो विचारधारा है एक ऐसे विचारों का समूह है या ऐसा वैचारिक विज्ञान है जो व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो किसके अनुसार निर्धारित होंगी, वो उस विचारधारा के अनुसार होंगी। जैसे मार्क्सवाद की हम बात करें तो मार्क्सवाद में व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां होंगी वो किसके अनुसार होंगी, मार्क्सवाद के अनुसार होंगी। यानी सर्वहारा वर्ग के राज्य की स्थापना की बात होगी। फिर साम्यवाद आएगा, साम्यवाद में संसाधनों पर अधिकार पहले राज्य का होगा, फिर राज्य विलुप्त हो जाएगा, फिर सर्वहारा वर्ग का हो जाएगा और सभी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। सभी व्यक्तियों को काम तो योग्यता अनुसार मिलेगा और लाभ आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां हैं वो किससे निर्धारित हो जाएंगी, उस विचारधारा से निर्धारित हो जाएंगी। तो विचारधारा एक विचारों का विज्ञान है जो व्यक्ति को नियंत्रित करता है, व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। तो जब एक निश्चित दिशा में व्यक्ति चलेगा तो एक बंद समाज का निर्माण होगा, स्वतंत्रता वहां नहीं होगी, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति को तो उसी विचारधारा के पथ पर चलना है, तो नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो रहा है तो फिर राजनीतिक सिद्धांत की तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं है और राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। देशुदे ट्रेसी की बात हो गई। देशुदे ट्रेसी के संबंध में ध्यान आप रखें, विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति। और हम बात करें दूसरा जो विचारधारा से संबंधित जो विचारक इन्होंने बताया, वो बताया किसको, ऑगस्ट कामटे को। ऑगस्ट कामटे को। और ऑगस्ट कामटे प्रत्यक्षवाद के जनक हैं, प्रत्यक्षवाद के जनक हैं। ऑगस्ट कामटे प्रत्यक्षवाद के जनक हैं और प्रत्यक्षवाद में किस पर बल दिया गया, तथ्यों पर, अनुभववाद पर, अनुभववाद पर, वैज्ञानिकता पर। तथ्यों, अनुभववाद और वैज्ञानिकता पर बल दिया गया प्रत्यक्षवाद में, मूल्यों को दूर कर दिया गया प्रत्यक्षवाद में। यानी प्रत्यक्षवाद भी विज्ञानवाद को एक विचारधारा का रूप दे देती है। यानी ये भी एक निश्चित पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रत्यक्ष इसका दांते जर्मिनो का मानना है कि प्रत्यक्षवाद ने विज्ञानवाद को
विज्ञानवाद को, यानी तथ्यों, अनुभव, वैज्ञानिकता, इसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को विचारधारा का रूप दे दिया है, विचारधारा का रूप दे दिया। दांते जर्मेनियो को मानना है कि प्रत्यक्षवाद या ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानवाद को विचारधारा का रूप दे दिया, और इसी को कहा, इस दांते जर्मेनियो ने ऑगस्ट काम्टे का वैज्ञानिक मसीहावाद। ये जो विज्ञानवाद को जो विचारधारा का रूप दिया है ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद में, इसी को कहता है दांते जर्मेनियो ऑगस्ट का वैज्ञानिक मसीहावाद, वैज्ञानिक मसीहावाद। ऑगस्ट का वैज्ञानिक मसीहावाद शब्द किसके लिए दिया गया? दांते जर्मेनियो ने दिया, और दांते जर्मेनियो ने इसलिए दिया कि ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानवाद को विचारधारा का रूप दे दिया है, और इसी के लिए शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, ऑगस्ट का वैज्ञानिक मसीहावाद। तो ये ऑगस्ट काम्टे हो गए। अब हम बात करते हैं अगला जो इन्होंने दोषी बताया ऑगस्ट दांते जर्मेनियो ने, कार्ल मार्क्स को। विचारधारा में अगला दोषी कार्ल मार्क्स को बताया। इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने जो वैज्ञानिक समाजवाद दिया है, कुछ याद आ रहा है? वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ा था हमने। इन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने जो वैज्ञानिक समाजवाद दिया है, इस वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स ने धर्म को, दर्शन को, तत्वशास्त्र को वास्तविक नहीं माना है, बल्कि भ्रम माना है। यानी केवल विज्ञान को वास्तविक माना है, केवल भौतिकता को वास्तविक माना है। तो इन्होंने केवल भौतिकता को वास्तविक माना, भौतिकता को वास्तविक माना कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने धर्म, दर्शन, तत्वशास्त्र को भ्रम माना, जबकि तत्व, दर्शन और धर्मशास्त्र तो किससे जुड़े हुए हैं? राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ये तो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जबकि कार्ल मार्क्स ने तो इनको भ्रम माना है। तो इस कारण कार्ल मार्क्स ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया है। सामान्यतः मार्क्सवाद को एक सिद्धांत माना जाता है, लेकिन दांते जर्मेनियो ने मार्क्सवाद को सिद्धांत नहीं माना है, बल्कि एक विचारधारा माना है। तो दांते जर्मेनियो ने मार्क्सवाद को एक सिद्धांत नहीं बल्कि विचारधारा माना है। दांते जर्मेनियो ने मार्क्सवाद को एक सिद्धांत नहीं बल्कि विचारधारा माना है। विचारधारा माना है, एक सिद्धांत नहीं बल्कि विचारधारा माना है। तो ये हो गई दांते जर्मेनियो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। तो दांते जर्मेनियो को पुस्तक याद रखें, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवेल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इसने पतन, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बताया, और उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात की। पतन के मुख्यतः दो कारण बताए, प्रत्यक्षवाद और विचारधारा को। विचारधारा में भी तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया, देसुदर ट्रेसी को, ऑगस्ट काम्टे को और कार्ल मार्क्स को। आगे चर्चा करते हैं। पतन के संबंधित कारण बताने वाला अगला जो विचारक है वो है सिमोर लिपसेट। सिमोर
सिमोर लिपसेट। सिमोर लिपसेट की एक कृति है पॉलिटिकल मैन, 1959 में प्रकाशित हुई थी ये। पॉलिटिकल मैन और ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। पॉलिटिकल मैन 1959 में प्रकाशित हुई और इस कृति में सिमोर लिपसेट ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की चर्चा की है। और इस कृति में इन्होंने लिखा कि यूएसए ने एक उत्तम समाज के सभी मूल्य प्राप्त कर लिए हैं और यूएसए के लिए जो वर्तमान लोकतंत्र का जो सक्रिय रूप है वो ही उत्तम समाज के सर्वाधिक निकट है। जब यूएसए ने एक सर्वोत्तम समाज, उत्तम समाज के मूल्य प्राप्त कर लिए हैं तो अब मूल्यों की तलाश करना बेकार है। और अब मूल्यों की तलाश ही नहीं करनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत कोई अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में तो प्रमुख रूप से मूल्यों की ही तलाश की जाती है, मूल्यों की ही खोज की जाती है। और सिमोर लिपसेट का मानना है कि अब अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल्यों की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो उत्तम समाज के सभी मूल्य प्राप्त कर लिए हैं और जो सक्रिय लोकतंत्र था उसी को उत्तम समाज के निकट माना है सिमोर लिपसेट ने। तो सिमोर लिपसेट का मानना है, इस पुस्तक में ये तर्क देते हैं कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उत्तम समाज के मूल्य प्राप्त किए जा चुके हैं। वर्तमान लोकतंत्र का सक्रिय रूप ही उत्तम समाज के निकट है, उत्तम समाज के निकट है। इसलिए अब राजनीतिक सिद्धांतों की तलाश बेकार है, अब मूल्यों की तलाश बेकार है, अब मूल्यों की तलाश बेकार है। मूल्यों की आवश्यकता नहीं है, मूल्यों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है और राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। तो सिमोर लिपसेट पॉलिटिकल मैन 1959 में तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है, उत्तम समाज के सभी मूल्य प्राप्त कर लिए गए हैं और मूल्यों को उचित अनुचित देखना, उपयुक्त अनुपयुक्त देखना, ये सब काम किसका होता है? राजनीतिक सिद्धांत का होता है। अब यहाँ जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी आप ध्यान रखिए, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब यहाँ है परंपरागत दृष्टिकोण से, राजनीतिक दर्शन से, मूल्यात्मकता से। क्योंकि बात 1950 की है और 1950 में राजनीतिक दर्शन के पतन की बात की गई है। राजनीतिक विज्ञान तो उसके बाद आया, व्यवहारवाद के उदय के साथ आया राजनीतिक विज्ञान। तो तथ्यात्मकता बोले हम या प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद बोले तो वो तो उसके बाद का था। तो यहाँ जब भी हम राजनीतिक दर्शन के पतन की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन का मतलब है राजनीतिक दर्शन का पतन, मूल्यात्मकता का पतन, परंपरागत दृष्टिकोण का पतन। तो सिमोर लिपसेट की हो गई बात। तो चार विचारक जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित कारण बताए, डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबान, दांते जर्मिनो और सिमोर लिपसेट। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान को लेकर या राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को लेकर। पतन से संबंधित बातें हो गई, अब बातें करते हैं हम उत्थान को लेकर।
राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान के समर्थकों की हम बात करें तो पुनरुत्थान के समर्थक हैं लियो स्ट्रास, इसके अलावा जुविनेल हैं, जुविनेल, वोएगलिन और इसके अलावा हन्ना अरेंट हो गए। हन्ना अरेंट के अलावा क्रिश्चियन बे हो गए, क्रिश्चियन बे। और हम बात करें हर्बर्ट मार्क्यूजे, हर्बर्ट मार्क्यूजे। और हम बात करें बर्लिन हो गया, जया ब्लाडेन हो गए, जया ब्लाडेन। और इसके अलावा मैंकीटायर, मैंकीटायर आदि विचारक हैं। जॉन रोल्स भी शामिल कर सकते हैं, सीबी मैकफरसन को शामिल कर सकते हैं। और भी हम बात करें तो जॉन रोल्स, सीबी मैकफरसन, आदि विचारक इसके समर्थक हैं। तो समर्थकों में आप नाम ध्यान रखें लियो स्ट्रास, जुविनेल, वोएगलिन, हन्ना अरेंट, क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्क्यूजे, बर्लिन, जया ब्लाडेन, मैंकीटायर, जॉन रोल्स, सीबी मैकफरसन आदि विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांतों के उत्थान में या पुनरुत्थान में अपना योगदान देते हैं। अब इसमें हम एक तो लियो स्ट्रास की चर्चा करेंगे, लियो स्ट्रास के अलावा दांते जर्मिनो की चर्चा करेंगे पुनरुत्थान में। दांते जर्मिनो के अलावा हम बात करेंगे कार्ल पोपर की और बर्लिन की बात करेंगे। तो ये कुछ विचारकों की हम चर्चा करेंगे, जैसे लियो स्ट्रास, दांते जर्मिनो, कार्ल पोपर हो गया, बर्लिन हो गया, हर्बर्ट मार्क्यूजे हो गया। तो समर्थक विचारकों के नाम ध्यान रखें आप। और इन समर्थकों में हम चर्चा जो करेंगे वो करेंगे हम लियो स्ट्रास की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लियो स्ट्रास की। नव परंपरावादी विचारक माना जाता है लियो स्ट्रास को, और पुनरुत्थान के समर्थकों में सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है। तो लियो स्ट्रास ने राजनीतिक दर्शन को महत्व दिया है, राजनीतिक दर्शन को महत्व दिया है लियो स्ट्रास ने, और राजनीतिक पतन पे संदेह प्रकट किया है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल दिया है। इनकी हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो नया राजनीतिक विज्ञान है ये ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का लक्षण है। अभी तक तो जो भी बात कर रहे थे वो परंपरागत दृष्टिकोण या राजनीतिक दर्शन के पतन की बातें कर रहे थे, लेकिन लियो स्ट्रास उनके विपरीत बोलता है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन का पतन नहीं हुआ है, बल्कि जो नया विज्ञान आया है, नया राजनीतिक विज्ञान आया है, ये उसके पतन का लक्षण है, बल्कि पतन नहीं हुआ है। तो इनका मानना है कि नया राजनीति विज्ञान ही, नया राजनीति विज्ञान ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का लक्षण है। नया राजनीतिक विज्ञान ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन का लक्षण है। इन्होंने कहा कि जो नया राजनीतिक विज्ञान है इसने अनुभववाद को अपना लिया है, अनुभववाद को तो अपना लिया और साथ ही मानकीयता को छोड़ दिया है, मानकीयता की उपेक्षा की है। और इस मानकीयता अनुभववाद, इसने कहा कि इस नए राजनीतिक विज्ञान ने अनुभववाद,
को तो अपना लिया और मानकीयता को छोड़ दिया, मानकीयता को छोड़ दिया। और ये मानकीयता तो किससे संबंधित हो गई? दर्शन से, परंपरागत दृष्टिकोण से। और अनुभववाद किससे संबंधित हो गया? राजनीतिक विज्ञान से, आधुनिक दृष्टिकोण से। तो कहता है कि नया विज्ञान अनुभववाद को तो अपना लेता है लेकिन मानकीयता को छोड़ देता है, और इस मानकीयता को छोड़ देने के कारण पश्चिमी जगत में एक सामान्य राजनीतिक संकट पैदा हो गया है, और उस राजनीतिक संकट को बढ़ावा देने का कार्य किया है इस राजनीतिक विज्ञान ने। तो मानकीयता छोड़ देने के कारण पश्चिमी समाज में सामान्य राजनीतिक संकट पैदा हो गया, सामान्य राजनीतिक संकट पैदा हो गया। पश्चिमी समाज की जब भी हम बात करें तो इसका मतलब है यूरोप और अमेरिका की बातें हो रही, यूरोप के सभी देशों को की बातें और अमेरिका के देशों की बातें हो रही हैं। तो पश्चिमी समाज में सामान्य राजनीतिक संकट का कारण इन्होंने माना है किसको? मानकीयता को छोड़ना, अनुभववाद को अपनाना राजनीतिक विज्ञान के द्वारा। तो नए राजनीतिक विज्ञान के द्वारा अनुभववाद को अपनाना, मानकीयता को छोड़ देना किसका कारण माना है लियो स्ट्रास ने? पश्चिमी समाज में सामान्य राजनीतिक संकट के पैदा होने का और पश्चिमी समाज में सामान्य राजनीतिक संकट को बढ़ावा देने का कारण माना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो नया राजनीतिक विज्ञान है जिसने अनुभववाद अपनाया है, ये सभी मूल्यों को समान मानता है, सभी मूल्यों को समान मानता है। ये जो नया राजनीतिक विज्ञान है लियो स्ट्रास का मानना है कि इसने सभी मूल्यों को समान माना है, सभी मूल्यों को समान माना है, बल्कि मूल्य समान नहीं होते हैं। कुछ मूल्य उच्च कोटि के होते हैं, कुछ मूल्य निम्न कोटि के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नए राजनीतिक विज्ञान ने तो सभी मूल्यों को समान मान लिया, लेकिन इस नए राजनीतिक विज्ञान को नहीं मालूम है कि मूल्य कुछ तो उच्च कोटि के होते हैं, कुछ मूल्य उच्च कोटि के होते हैं, कुछ मूल्य निम्न कोटि के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। कुछ मूल्य उच्च कोटि के होते हैं, कुछ मूल्य निम्न कोटि के होते हैं, लेकिन नए राजनीतिक विज्ञान ने तो सभी मूल्यों को समान मान लिया है। इसको यह भी नहीं मालूम है कि एक सभ्य मनुष्य और जंगली जानवर की तार्किकता में अंतर पाया जाता है। सभ्य मनुष्य की तार्किकता उच्च होती है, जंगली जानवर की तार्किकता निम्न होती है। इस बात का मालूम नहीं है इस नए राजनीतिक विज्ञान को। राजनीतिक विज्ञान ने तो सभी को बराबर कर दिया है, उच्च कोटि के मूल्य और निम्न कोटि के मूल्यों में भेद नहीं किया है। तो ये बातें हो गई लियो स्ट्रास की। तो लियो स्ट्रास ने नए राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का लक्षण माना है। अनुभववाद को अपनाना और मानकीयता को छोड़ देना राजनीतिक पश्चिमी जगत में राजनीतिक संकट के कारण, संकट के उत्पन्न होने का कारण माना है। पश्चिमी जगत में राजनीतिक संकट को बढ़ावा देने का कारण माना है। और फिर कहा कि मूल्यों को समान माना है नए राजनीतिक विज्ञान ने, जबकि मूल्यों में अंतर होता है। तो ये बातें की लियो स्ट्रास ने, और इसलिए कहा कि ये जो नया राजनीतिक विज्ञान है इसकी जगह राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। राजनीतिक सिद्धांत ही पश्चिमी जगत के सामान्य राजनीतिक संकट को समाप्त कर सकता है, मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकता है। तो नए राजनीतिक विज्ञान की आलोचना की लियो स्ट्रास ने और राजनीतिक पुनरुत्थान का समर्थन किया, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का समर्थन किया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में दांते जर्मेनो की। दांते जर्मेनो की तो दांते जर्मेनो की पुस्तक बियॉन्ड
आइडियालॉजी, बियॉन्ड आइडियालॉजी, द रिवियल पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस पुस्तक में पतन के कारण बताए जिन पे चर्चा हम कर चुके हैं, और इसी पतन में राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का समर्थन भी दांते जर्मेनो ने किया है। दांते जर्मेनो कहता है कि ये जो राजनीति शास्त्र है ये वास्तव में एक आलोचना शास्त्र है, और कोई भी राजनीतिक विचारक सुकरात जैसा होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक विचारक सुकरात जैसा होना चाहिए जो सत्य के लिए बीड़ा उठाए, सत्य के लिए अपने को समाप्त कर सके। तो इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र आलोचना शास्त्र है। राजनीति शास्त्र आलोचना शास्त्र है। राजनीति शास्त्र कैसा है? आलोचना शास्त्र है, यानी इसमें किसी भी विषय वस्तु की आलोचना की जाती है, फिर उसमें पुनर्निर्माण की बात की जाती है। आलोचना शास्त्र है। साथ ही इन्होंने कहा कि सच्चा दार्शनिक वह है, सच्चा दार्शनिक वह है जो सुकरात की तरह सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने का बीड़ा उठाता है। सत्य बोलने का बीड़ा उठाता है। सत्य बोलने का बीड़ा उठाता है। तो आलोचना शास्त्र है, जबकि प्रत्यक्षवाद जो है या आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करें, इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्षवाद है, दांते जर्मेनो ने कहा कि प्रत्यक्षवाद है ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाता है। तो इस कारण राजनीतिक सिद्धांत और प्रत्यक्षवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और प्रत्यक्षवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि प्रत्यक्षवाद आलोचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाता है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत व प्रत्यक्षवाद साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षवाद आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाता। साथ ही कहा कि जो परंपरावादी और व्यवहारवादी हैं, इन दोनों के बीच खाई है वो बहुत ही ज्यादा गहरी हो चुकी है, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है। अब जोड़ा नहीं जा सकता है, प्रत्यक्षवाद साथ साथ नहीं चल सकता है, तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। प्रत्यक्षवाद साथ चल नहीं पा रहा है, व्यवहारवाद साथ नहीं चल पा रहा है, तो आवश्यकता है हमें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की। साथ ही इन्होंने और कारण बताया कि ये जो व्यवहारवाद है, इस व्यवहारवाद ने राजनीति के तात्विक कार्यों की उपेक्षा की है या क्रिया पक्ष की उपेक्षा की है। व्यवहारवादियों ने राजनीति सिद्धांत के क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की है। क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की है, और इस क्रियात्मक पक्ष की पुनरुत्थान की आवश्यकता है, और इसके पुनरुत्थान के लिए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। तो दो तीन बातें इन्होंने कही कि राजनीतिक सिद्धांत है आलोचना शास्त्र है, प्रत्यक्षवाद आलोचना शास्त्र नहीं है, और इस कारण प्रत्यक्षवाद और राजनीतिक सिद्धांत साथ साथ नहीं चल सकते। व्यवहारवाद और परंपरावाद में खाई गहरी हो चुकी है,
इसलिए इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। व्यवहारवादियों ने राजनीति सिद्धांत के क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की है। क्रियात्मक पक्ष की पुनर्स्थापना के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान जरूरी है। इन्होंने कुछ कारण बताए कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान क्यों जरूरी है। दांते जर्मेनो ने कुछ कारण बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान क्यों आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान क्यों आवश्यक है। तो इसने पहला कारण बताया कि राजनीतिक सिद्धांत है ये सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। राजनीति सिद्धांत सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। आलोचनात्मक अध्ययन है या आलोचनात्मक विश्लेषण है। तो इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र भी एक आलोचनात्मक शास्त्र है। प्रत्यक्षवाद आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता नहीं है। इस कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांतों का जो सरोकार है वो उचित अनुचित के प्रश्नों से है, जबकि इसका प्रत्यक्षवाद की हम बात करें या व्यवहारवाद की हम बात करें तो व्यवहारवाद में केवल तथ्यों की बात की जाती है, उचित अनुचित की बात नहीं की जाती है। वहां केवल तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। तथ्य गलत हैं या सही हैं, उचित हैं या अनुचित हैं, इसकी चर्चा नहीं होती है। इसलिए व्यवहारवाद की जगह राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार उचित अनुचित के प्रश्नों से है। राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार उचित अनुचित के प्रश्नों से है। राजनीतिक विज्ञान है यह व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है कि जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पता कर सकें, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकें, महसूस कर सकें, ऐसा विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है राजनीति। अब राजनीति व्यवहारवादी विज्ञान नहीं है तो राजनीतिक सिद्धांतों का आवश्यकता है। राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान जरूरी है। चौथा कारण इन्होंने बताया कि यह विचारधारा भी नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की दी गई विचारधारा या एक व्यक्ति की राय पर आधारित विचारधारा पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। इसमें ये विचारधारा नहीं है राजनीतिक सिद्धांत। विचारधारा ने तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन किया है दांते जर्मेनो के अनुसार। दांते जर्मेनो ने कारण दिया था कि विचारधारा ने तो पतन किया है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। पांचवा जो कारण इन्होंने बताया कि राजनीति सिद्धांत में जो तथ्यों का ज्ञान है ये अंतर्दृष्टि पर आधारित है। अंतर्दृष्टि पर आधारित है। तथ्यों का ज्ञान इसमें अंतर्दृष्टि पर आधारित है। तो राजनीति के तथ्यों का ज्ञान अंतर्दृष्टि पर आधारित है और अंतर्दृष्टि पर आधारित अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही किया जाता है, जबकि व्यवहारवाद तो इस अंतर्दृष्टि को समाप्त कर देता है। वो तो केवल वस्तुपरक अध्ययन की बात करता है। व्यवहारवाद तो केवल वस्तुपरक अध्ययन की बात करता है। अंतर्दृष्टि का समर्थन व्यवहारवाद नहीं करता है। अंतर्दृष्टि का समर्थन तो राजनीतिक सिद्धांत करता है और राजनीति में अंतर्दृष्टि के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान जरूरी है।
और कुछ कारण, एक दो कारण और बताए हैं इन्होंने। जैसे हम बात करें कि राजनीति सिद्धांत का जो संबंध है मनुष्य की उन समस्याओं से है जो मनुष्य अपने सामाजिक सरोकार के समय में, वो समस्याएं हैं जो मनुष्य अपने सामाजिक सरोकार के समय अनुभव करता है। और ऐसी समस्याओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत में ही किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य की उन समस्याओं से है, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य की उन समस्याओं से है जिनका अनुभव वह सामाजिक अस्तित्व के दौरान करते हैं, जिनका अनुभव सामाजिक अस्तित्व के दौरान करते हैं। और ऐसी समस्याओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद में नहीं किया जाता है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान जरूरी है। और छठा कारण था। और सातवें कारण की हम बात करें तो सातवां कारण इन्होंने दिया कि कोई भी राजनीतिक वैज्ञानिक अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यानी सभी राजनीतिक वैज्ञानिक अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, जबकि प्रत्यक्षवाद तो इसको हटा देता है। प्रत्यक्षवाद तो इतिहासवाद की आलोचना करता है। जैसे डेविड स्टर्न की बात आपको ध्यान आ रही है कि उसने इतिहासवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण माना, जिसमें भौतिकतावादी इतिहासवादियों की बात की, सेबाइन और डनिंग की। सेबाइन और डनिंग मानते हैं कि कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांतकार है वो अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, और स्टर्न ने इसको तो पतन का कारण माना है। जबकि ये मानते हैं दांते जर्मेनो कि कोई भी सिद्धांतकार अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है। इन्होंने कहा माना कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांतकार अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी राजनीतिक सिद्धांतकार अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इन कारणों से राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की आवश्यकता है दांते जर्मेनो के अनुसार। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की बात करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे हर्बर्ट मार्क्यूजे की पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन, जो 1964 में प्रकाशित हुई थी। वन डायमेंशनल मैन 1964 में ये प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप यदि ढाला जाता है तो सामाजिक विज्ञान यथास्थिति का समर्थक बन जाता है। तो इन्होंने इसमें तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढाला जाता है। प्राकृतिक
विज्ञान की भाषा के अनुरूप यदि ढाला जाता है तो सामाजिक विज्ञान यथा स्थिति का समर्थक बन जाता है, यथा स्थिति का समर्थक बन जाता है। और जब सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुसार ढाल दिया जाता है तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा उन संक्रियाओं व व्यवहारों के रूप में दी जाती है जिनका निरीक्षण किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके। तो इन्होंने यह भी कहा कि जब सामाजिक विज्ञान की भाषा प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप कर देंगे तो यथास्थिति का समर्थक बन जाएगा, और साथ ही सामाजिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो उन संक्रियाओं या व्यवहार के रूप में दी जाएगी जिनका निरीक्षण कर सकें, मापन कर सकें, जिनका निरीक्षण और मापन कर सकें, ऐसे संक्रियाओं और व्यवहार के रूप में सामाजिक विज्ञान की परिभाषा दी जाएगी यदि उसको प्राकृतिक विज्ञान की तरह ढाला जाता है तो। जबकि सामाजिक विज्ञान में तो आलोचनात्मक अध्ययन होता है, सामाजिक विज्ञान में तो आलोचनात्मक अध्ययन होता है, और जब परीक्षण और निरीक्षण और मापन के आधार से निरीक्षण और मापन से संबंधित संक्रियाओं और व्यवहार के रूप में परिभाषा दी जाएगी तो इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी जैसे ही सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाएंगे हम तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं रहेगा, आलोचनात्मक अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहेगा। जबकि सामाजिक विज्ञान में तो आलोचनात्मक अध्ययन बड़ा ही जरूरी होता है, और जैसे प्राकृतिक विज्ञान बना देंगे इसको तो फिर आलोचनात्मक अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आलोचनात्मक अध्ययन करना है तो सिद्धांतों के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। आलोचनात्मक अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहेगा तो एक सामाजिक विज्ञान आलोचनात्मक शास्त्र के बजाय सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाएगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहेगा तो सामाजिक विज्ञान आलोचनात्मक अन्वेषण के बजाय सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाएगा, और इसको समाप्त करना है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करना है, आलोचनात्मक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करना है तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान जरूरी है। तो ये कुछ तर्क दिए हर्बर्ट मार्क्यूजे ने अपनी कृति वन डायमेंशनल मैन 1964 में एक कृति आई थी। आगे चलें, आगे हम बात करते हैं कार्ल पोपर की। कार्ल पोपर, कार्ल पोपर ने की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रिया मूल के ब्रिटिश विचारक हैं। ऑस्ट्रिया मूल के ब्रिटिश विचारक हैं ये, ऑस्ट्रिया मूल के ब्रिटिश विचारक हैं कार्ल पोपर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मिथ्याकरण का सिद्धांत, मिथ्याकरण का या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत। मिथ्याकरण का सिद्धांत या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया, और यह सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, यह सिद्धांत इन्होंने जो सत्यापन का सिद्धांत था, परंपरा इसका प्रत्यक्षवादियों का या व्यवहारवादियों का जो सत्यापन सिद्धांत था, सत्यापन सिद्धांत, यह सत्यापन सिद्धांत था व्यवहारवादियों का, व्यवहारवादियों का।
यानी किसी भी सिद्धांत को पुष्टि की जाए, किसी भी सिद्धांत की पुष्टि की जाए, किसी भी सिद्धांत को सत्यापित किया जाए, वही सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है इस सत्यापन सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के विरोध में इन्होंने, या इस सिद्धांत में संशोधन करते हुए इन्होंने सिद्धांत दिया मिथ्याकरण का या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, कोई भी सिद्धांत सत्य नहीं होता है। यानी व्यवहारवादी सत्यापन करके किसी भी सिद्धांत को अंतिम मान लेते हैं, किसी भी सिद्धांत को सत्य मान लेते हैं, लेकिन कार्ल पॉपर कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, कोई भी सिद्धांत सत्य नहीं होता है। वह तब तक अंतिम व सत्य है जब तक कि उसका खंडन नहीं किया जाता। तो इन्होंने इसमें कहा कि कोई भी सिद्धांत तब तक सत्य व अंतिम है जब तक उसका खंडन नहीं किया जाता, जब तक उसका खंडन नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। और वहीं व्यवहारवादियों को तो क्या मानना था कि किसी भी सिद्धांत को सत्यापित करके उसको सत्य माना जा सकता है, उसको अंतिम माना जा सकता है, क्योंकि तो विज्ञान पर चल रहे हैं, व्यवहारवादी तो विज्ञान पर चल रहे हैं और विज्ञान में किसी भी सिद्धांत को सत्य माना जा सकता है। लेकिन कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये तो मिथ्या दर्शन का सिद्धांत है, ये जो सत्यापन का सिद्धांत है तो मिथ्या है, कोई सिद्धांत सत्य और अंतिम होता ही नहीं है, वो तब तक सत्य और अंतिम है जब तक कि उसका खंडन नहीं हो जाता। और जैसे उसका खंडन होगा तो वो अंतिम नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह अन्य कोई नया सिद्धांत आ जाएगा, अन्य कोई नया सिद्धांत आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यदि हमें सत्य का पता लगाना है, तो सत्य का पता लगाना है तो सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खंडन करने की आवश्यकता है। कार्ल पॉपर ने कहा कि यदि सत्य का पता लगाना है, सत्य का पता लगाना है या सत्य की खोज करनी है, तो खंडन करने की आवश्यकता है, खंडन की आवश्यकता है, न कि सत्यापन की, न कि सत्यापन की। जबकि सत्यापन पर बल तो व्यवहारवादी देते थे, ये कहते हैं खंडन की आवश्यकता है। और खंडन किसी भी सिद्धांत का आलोचनात्मक जब अध्ययन किया जाएगा, किसी भी सिद्धांत या विषय वस्तु का जब आलोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा, तब ही उसका खंडन हो सकता है। आलोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा तब ही किसी सिद्धांत का खंडन हो सकता है। अब आलोचनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, तो आलोचनात्मक अध्ययन तो राजनीतिक दर्शन में, राजनीतिक सिद्धांत में होता है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। इसलिए आलोचनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि खंडन करना है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान की आवश्यकता है कार्ल पॉपर के अनुसार। तो कार्ल पॉपर का सिद्धांत याद रखें, मिथ्या दर्शन का सिद्धांत या मिथ्याकरण का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने खंडन पर बल दिया, आलोचनात्मक अध्ययन पर बल दिया। अगले पुनरुत्थान से संबंधित विचार की बात करें तो बर्लिन है, इजाहा बर्लिन, इजाहा बर्लिन, बर्लिन। बर्लिन की हम बात करें तो बर्लिन की पुस्तक है डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट, डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट। और 1962 में पुस्तक आती है, और इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का खंडन किया है। इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का खंडन किया है, पतन का
खंडन किया है। और इसमें इन्होंने लिखा कि राजनीतिक सिद्धांत जीवित है, जीवित रहेगा। इसमें इन्होंने लिखा कि राजनीतिक सिद्धांत जीवित है और जीवित रहेगा, और जीवित रहेगा। राजनीतिक सिद्धांत जीवित है और जीवित रहेगा। तो बर्लिन की पुस्तक डच पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट 1962 की ये पुस्तक है, और इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का खंडन किया है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत जीवित है, जीवित रहेगा। तो ये विवाद चला। तो कुछ विचारक थे जिन्होंने पतन की बात की, और कुछ विचारक हैं जिन्होंने उत्थान की बात की है, उत्थान की बात की है। इसमें अधिकतर अमेरिकी विचारक हैं जो पतन की बात करते हैं, और अधिकतर परंपरावादी विचारक जो ब्रिटेन के निवासी हैं ये उत्थान की बात करते हैं। 1950 में ये विवाद चला और 1969 तक प्रभावी रहा। 1969 में खुद डेविड ईस्टन, वही डेविड ईस्टन जिन्होंने सिद्धांतों के पतन की बात की और व्यवहारवाद की शुरुआत की बात की कि पतन हो गया है, अब एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है और राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहारवाद की शुरुआत करनी चाहिए। उसी डेविड ईस्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी, और इस उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की घोषणा के साथ ही राजनीति सिद्धांत के पतन का जो विवाद था व्यवहारवादी और परंपरावादियों के मध्य, ये धीमा पड़ गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद में इसके पतन से संबंधित बातें नहीं की गई। इसके कुछ कारण थे कि जो व्यवहारवादी थे या जो पतन के समर्थक थे, पतन के समर्थक थे, ये मूल्यों की उपयोगिता को समझ चुके थे। ये पतन के जो समर्थक थे ये मूल्यों की उपयोगिता को समझ चुके थे, उपयोगिता को समझ चुके थे। साथ ही साथ अति विज्ञान की जटिलताओं को भी ये समझ चुके थे। अति विज्ञान की जटिलताओं को भी समझ चुके थे। अति विज्ञान पर बल दिया था व्यवहारवादियों ने या प्रत्यक्षवादियों ने, और मूल्यों पर बल देते थे राजनीतिक दर्शन के समर्थक। तो मूल्यों की उपयोगिता को भी समझ चुके थे, और साथ ही अति विज्ञान से क्या जटिलताएं उत्पन्न होती हैं इसको भी समझ चुके थे। और इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों के साथ मूल्यों को भी स्वीकार कर लिया गया था। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को स्वीकार कर लिया गया था। उधर जो इस कहते थे कि पतन नहीं हुआ है, पतन नहीं हुआ है, इसके जो समर्थक थे इन्होंने विज्ञान को अपना लिया, इन्होंने विज्ञान को अपना लिया। तो दोनों ने ही अपना परिवर्तन कर लिया। व्यवहारवादियों ने तो मूल्यों के महत्व को समझा, अति विज्ञान की जटिलता को समझा, समसामयिक समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया, तत्कालीन समाज की समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया। वहीं दूसरी तरफ जो परंपरावादी थे जो कहते थे कि पतन नहीं हुआ है, उन्होंने विज्ञान को अपना लिया, उन्होंने भी तथ्यों को अपना लिया, विज्ञान पर बल दिया। और इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद के साथ ही ये पतन समाप्त हो जाता है। तो लगभग 20 वर्ष 1950 और 51 में डेविड ईस्टन का जो लेख आया था, 1951 से 1969 उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत तक ये विवाद रहता है, और उसके बाद में ये समाप्त हो जाता है। तो बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक है ये पतन और उत्थान के विवाद से रिलेटेड जो टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर रहती है। वर्तमान ट्रेंड जो चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लें। इसमें जो भी बुक्स वगैरह आई हैं, जो भी परिभाषाएं वगैरह आई हैं, समर्थक कौन कौन है,
पतन के समर्थक कौन कौन है, पुनरुत्थान के समर्थक कौन कौन है, ये बातें देख लें जरूर, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बन जाती है। तो इसी के साथ पतन और पुनरुत्थान का विवाद समाप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम क्लास को विराम देते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो उत्थान और पतन को लेकर तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो सभी को धन्यवाद और सभी को गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।